Hello guys, welcome to our YouTube channel Kashmir Civil Service Academy. Myself Dr. Zubair with teaching experience of more than 10 years. I am going to start Indian economy. Today our lecture will be on economic planning in India and overview. The lecture has been divided into two parts. So let's begin part 1 of the lecture. शुरू करते हैं आज का हम पहला टॉपिक जिसका नाम है इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आप फेस करेंगे इस टॉपिक से कोई ना कोई एमसीक्यू पूछा जाता है। खासकर जो आपके स्टेट लेवल के जो एग्जाम्स हैं एसएसआरबी या जेकेएस प्रीलिम्स, उनमें अक्सर इस टॉपिक से कोई ना कोई एमसीक्यू आता रहता है। इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि प्लानिंग जो है, जो मेनली हम फोकस करते हैं 5 ईयर प्लान से, यानी कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान से लेके टिल 12th 5 ईयर प्लान, हर एक 5 ईयर प्लान को हम इसमें डिटेल से हम पढ़ते हैं। लेकिन उन 5 ईयर प्लान्स को बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए हमें थोड़ा सा कुछ चीज़ें अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। जैसे कि प्लानिंग जो हमने शुरू की उसके पीछे क्या रीज़न थे, वाई इंडिया टुक फॉर प्लान, वाई इंडिया वेंट फॉर प्लान्ड इकोनॉमी, या हम कहते हैं वाई इंडिया वेंट फॉर प्लान्ड इकोनॉमी। उसके लिए हमें इंडिया एट इंडिपेंडेंस, इंडिया एट इंडिपेंडेंस, और वी कैन से इकोनॉमी और इकोनॉमिक सिचुएशन एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस क्या थी। तभी हम ये जानने की ज़रूरत, या तभी हम इस चीज़ को जान सकते हैं कि इंडिया ने 5 ईयर प्लान्स को क्यों अडॉप्ट किया। इस लेक्चर में हमारा जो फोकस रहेगा वो ये रहेगा, पहले हम देखेंगे स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस क्या थी। देन उसके बाद हम ये देखेंगे कि रैशनल ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग, रैशनल ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होती है। देन थर्ड हम ये देखेंगे कि गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स, गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडियन प्लानिंग ये क्या थे। देन हम ये देखेंगे कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ प्लानिंग प्रोसेस इन इंडिया, प्लानिंग प्रोसेस इन इंडिया ये क्या था, किस तरह हमने जब फर्स्ट 5 ईयर प्लान हमने शुरू किया 1951, वहां तक हम कैसे पहुंच गए। ठीक, देन उसके बाद हम देखेंगे 5 ईयर प्लान जब हमने शुरू किए, फर्स्ट 5 ईयर प्लान टिल 12th 5 ईयर प्लान, हम एक 5 ईयर प्लान को उठाएंगे और एक 5 ईयर प्लान को हम डिटेल्स में पढ़ेंगे और ये देखेंगे कि पर्टिकुलर एक 5 ईयर प्लान में हमने क्या टारगेट रखे थे और हमने क्या कुछ अचीवमेंट हासिल की। तो स्टार्ट करते हैं हम इस लेक्चर का। जो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो ये है कि इंडिपेंडेंस के टाइम पे स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी क्या थी, स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी क्या थी। स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी हम सब जानते हैं कि 1947 में इंडिया को इंडिपेंडेंस
हासिल हुई। और इंडिपेंडेंस से पहले हम सबको ये पता है कि वी वर अंडर द colonial subjugation ऑफ ब्रिटिश रूल, यानी कि करीबन करीबन 200 साल हम ब्रिटिश सब्जुगेशन के तहत थे, यानी कि 200 साल तक ब्रिटिश ने हमारे ऊपर कब्जा किया था और हमारे ऊपर वो हुकूमत कर रही थी। लेकिन उनके एडवेंट से पहले, उनके आने से पहले हमारी जो इकॉनमी थी वो इस तरह नहीं थी जो आज की डेट में हम देखते हैं, जो 1947 के टाइम पे जो हमें नजर आ रही थी। यानी कि जो खस्ताहाला कंडीशन इकॉनमी की 1947 में थी, वो एट द बिफोर द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश वो हमारी कंडीशन इस तरह नहीं थी। ये तो ब्रिटिश के आने के बाद हमारी इकॉनमी की हालत या इकॉनमी की डिटेरिएशन जो है वो मिल गई। लेकिन उससे पहले हमारी इकॉनमी अच्छी खासी इंडिपेंडेंट थी। हमारा वर्ल्ड ट्रेड जो था वो अराउंड 22% माना जाता था। और हमारी बहुत सारी इंडिजिनस इंडस्ट्रीज जो थी वो फ्लोरिश एट इट्स पीक थी, जिसमें हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, जिसमें कॉटन के प्रोडक्ट्स, सिल्क टेक्सटाइल्स या मेटल एंड प्रेशियस स्टोन जैसे कमोडिटीज को हम एक्सपोर्ट भी करते थे। और अच्छा खासा हमारा, जिसको हम कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज और फॉरेक्स, हमें मिलता था। चाहे हम ट्रेड के बारे में बात करेंगे, हमें उस टाइम हम इसको ट्रेड भी करते थे। लेकिन जैसे जैसे ब्रिटिश ने हमारे ऊपर जो हुकूमत है वो शुरू कर दी, उनका जो मेन जो मुद्दा और मकसद था वो ये था कि हमारी इंडिया जैसी कंट्री को, टू रिड्यूस आवर कंट्री टू बीइंग ए फीडर इकोनॉमी फॉर ब्रिटेन्स रैपिडली एक्सपैंडिंग मॉडर्न इंडस्ट्रियल बेस। उनका ये मकसद था कि इंग्लैंड जैसी कंट्री जो उस पीरियड में इंडस्ट्रियलाइजेशन के फेज में गुजर रही थी, और इंडिया से वो रॉ मटेरियल को किस तरह ड्रेन करके अपनी कंट्री को किस तरह डेवलप करे। एंड ऑल द ब्रिटिश पॉलिसीज, whether economic policies or whether political policies, were directed for only this purpose, that किस तरह इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स ब्रिटेन के सिक्योर हो जाए, और हमारी जैसी कंट्री, इंडिया जैसी कंट्री जो है, किस तरह हम बन जाए नेट सप्लायर ऑफ, जिसको हम कहते हैं नेट सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड कंज्यूमर ऑफ फिनिश्ड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। जैसे फॉर एग्जांपल, जब हम देखते हैं हैंडीक्राफ्ट जैसी इंडस्ट्री में आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो हैंडमेड प्रोडक्ट्स थे। लेकिन ब्रिटेन ने क्या किया, ब्रिटेन ने इस इंडस्ट्री में जितने भी रॉ मटेरियल्स का यूज होता था वो ब्रिटेन एक्सपोर्ट कर दिया, और वहां से वही प्रोडक्ट जो है मशीन मेड, क्योंकि वो ब्रिटेन जो है, इंग्लैंड जो उस टाइम था वो इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस में और एक इंडस्ट्रियलाइजेशन फेज में गुजर रहा था, और वहां जो है मशीन का जो एक अरूज था, और उस चीज ने क्या किया, मशीन मेड प्रोडक्ट्स जब वापस आए और यहाँ पे उन्होंने हैंडमेड प्रोडक्ट्स को रिप्लेस कर दिया। उसके पीछे भी बहुत सारे रीजन है, हम उन रीजंस के पीछे नहीं जाएंगे बिकॉज हम फिर डिबेट हो जाएंगे। वो सस्ते भी होते थे और क्वालिटी वाइज अच्छे भी लगते थे, और यहाँ के जो कंज्यूमर्स थे वो ज्यादा प्रेफर ये करते थे कि जो सस्ती चीजें हैं वो आप खरीद लो। यानी कि ब्रिटिश के जो मशीन मेड प्रोडक्ट जो थे वो आपको सस्ते मिलते थे, दे वर कॉस्ट इफेक्टिव। ठीक, तो ब्रीफली हम देखेंगे किस तरह हर सेक्टर में यहाँ पे 1947 के आसपास हर सेक्टर में क्या कुछ नजर आ रहा था। एग्रीकल्चर सेक्टर की अगर हम बात करेंगे तो हमारी इकोनॉमी को वैसे भी एग्रेरियन इकोनॉमी का नाम दिया जाता है।
एग्रेरियन इकोनॉमी का मतलब ये है कि अगर कोई भी सेक्टर यानी कि सपोज देयर आर 3 सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, वन इज प्राइमरी सेक्टर और उसको हम कहते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर, सेकंड इज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर, थर्ड इज सर्विस सेक्टर और वी कैन से टर्शियरी सेक्टर। अगर कोई भी सेक्टर जीडीपी का मोर देन 50% कंट्रीब्यूट कर रहा होगा तो उसको हम उस पर्टिकुलर सेक्टर के बेसिस से पहचानते हैं। यानी कि अगर हम इंडिया को कहते हैं इट्स एन एग्रेरियन इकोनॉमी, इट मीन्स जीडीपी का मोर देन 50% जो कंट्रीब्यूशन है दैट कम्स फ्रॉम एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक। और इंडियन इकोनॉमी जो थी वो उस टाइम फंडामेंटली एग्रेरियन थी और ये कहा जाता है कि दिस इज अ फैक्ट दैट 80 more than 80% of the population was dependent on agriculture indirectly or directly। लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर में एक और प्रॉब्लम भी थी, वो ये था कि दैट वाज ओवरबर्डन और ओवर क्राउडेड। यानी कि यहाँ पे क्या थी, यहाँ पे आपको डिसगाइडेड एम्प्लॉयमेंट भी नजर आती थी। डिसगाइडेड एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये है कि अगर आपका मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो है वो जीरो निकलती है। यानी कि आप इसमें अगर यहाँ पर एक पर्टिकुलर पैच ऑफ लैंड अगर यहाँ पे आपको है, इसमें अगर 5 पर्सन्स की रिक्वायरमेंट है कल्टीवेट करने के लिए, यहाँ पे आपको 50 बंदे नजर आते थे। देखने में तो ये लगता था कि इस पर्टिकुलर पीस ऑफ एरिया में 50 पर्सन्स आर एम्प्लॉयड, लेकिन जब हम इसको इकोनॉमिक टर्म्स में देखते हैं, 5 बंदे एंड 50 पर्सन, इनका आउटपुट जो है वो सेम था। यानी कि फर्क ही नहीं पड़ता था 45 एडिशनल पर्सन्स में यहाँ पे काम करने से। यानी कि प्रोडक्टिविटी जो है वो जीरो। प्लस एग्रीकल्चर सेक्टर में ये भी एक इंपॉर्टेंट फीचर उस टाइम था कि बहुत सारे एग्रीकल्चर इनपुट जो है वो आपको नजर ही नहीं आते थे। देयर वाज लैक ऑफ एग्रीकल्चरल इनपुट, जिसमें एग्रीकल्चर इनपुट्स की अगर हम बात करेंगे, दैट इज सीड्स एक एग्रीकल्चर इनपुट है, फर्टिलाइजर्स द सेकंड इनपुट, इरिगेशन फैसिलिटी, ठीक, देन आपका जो क्रेडिट है, क्रेडिट फैसिलिटी, ठीक, आपका स्टोरेज फैसिलिटी, आपके पेस्टिसाइड एक्सेट्रा, दीज आर नोन एज एग्रीकल्चरल इनपुट। लेकिन इस पीरियड में जब आप देखते हैं, इस पीरियड में आपको ये नजर आता है कि ये जो एग्रीकल्चरल इनपुट्स हैं, देयर वाज लैक ऑफ एग्रीकल्चरल इनपुट्स एंड देयर वाज लैक ऑफ इनमें भी जो इरिगेशन फैसिलिटी है वो बहुत कम थी। क्रेडिट आपको इजीली अवेलेबल नहीं था, जहां पर भी अवेलेबल था दैट वाज वेरी कॉस्टली, और वो भी नॉन इंस्टीट्यूशनलाइज्ड फॉर्म में। यानी कि जो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड फॉर्म का एक क्रेडिट मैकेनिज्म होता है वो अवेलेबल नहीं था। जो भी क्रेडिट अवेलेबल था दैट वाज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ नॉन इंस्टीट्यूशनलाइज्ड फॉर्म। जो मनी लेंडर्स की हम बात करते हैं, मनी लेंडर्स के माध्यम से लोगों को क्रेडिट मिलता था, बट दैट क्रेडिट वाज एट अ वेरी एक्सुबेरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट, और वो किसान जो है, फार्मर जो है, वो एफर्ट नहीं कर पाता था। ठीक, ये था एग्रीकल्चर जो है, ये एग्रीकल्चर की सिचुएशन थी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। प्लस इमीडिएटली जब पार्टीशन का एक इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट हमारी कंट्री में आया 1947 में, सबको पता है इंडिया गॉट पार्टीशन इनटू 2 इंडिपेंडेंट कंट्रीज। पाकिस्तान अलग से बना, इंडिया अलग से बना, ठीक। 14 अगस्त को पाकिस्तान ने जन्म लिया और 15 अगस्त में इंडिया ने जन्म लिया। लेकिन पार्टीशन ने ना ही खाली लोगों को अलग किया बल्कि रिसोर्सेज को भी अलग किया।
कुछ ऐसे फर्टाइल और इरिगेटेड रिसोर्सेज जो है, जो लैंड एरिया जो थे वो पाकिस्तान की तरफ गए, और कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज जो उन रिसोर्सेज के पीछे, जिनका इनपुट वो रिसोर्सेज थे, वो इंडिया में आ गई। ठीक, तो उस चीज की वजह से भी आपको एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी में आपको देयर वाज शॉर्टफॉल इन द एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। ठीक, ये था एग्रीकल्चर सेक्टर एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। देन सेकंड सेकंड हम आ जाते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर में। इंडिया में 1947 में जो इंडस्ट्रियल जो बेस थी वो बहुत वीक, और वी कैन से देयर वाज रॉ बेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया। इंडिया को ब्रिटिश ने आते आते 1947 तक उनको खाली एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल तक महदूद रखा था, यानी कि दे वर ओनली एक्सपोर्टिंग रॉ मटेरियल टू द अदर कंट्रीज, स्पेशली ग्रेट ब्रिटेन को वो रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहे थे। और इंडिया जैसी कंट्री को आपने एक बेहतरीन मार्केट बनाया था, किसका, हम कहते हैं स्प्राउलिंग मार्केट फॉर द फिनिश्ड प्रोडक्ट, यानी कि जो भी वहां से फिनिश्ड प्रोडक्ट्स बनते थे वो इंडिया में आ जाते थे। ठीक, देन देयर वाज डेक्लाइन ऑफ इंडिजिनस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। ठीक, जो ब्रिटिश से पहले, एडवेंट ऑफ ब्रिटिश से पहले जो हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी वो अच्छी खासी फ्लोरिश थी, और उसको लोग भी, जो यहाँ के लोकल रूलर्स थे, चाहे मुगल्स थे या मुगल्स के बाद जितने भी रूलर्स आए, उन्होंने उसको पैट्रोनेज किया था, इन इंडस्ट्रीज को पैट्रोनेज किया था, एंड विद द रिजल्ट इट हैड क्रिएटेड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज अमंग द लोकल पॉपुलेशन। लेकिन ब्रिटिश एडवेंट के बाद इन इंडिजिनस इंडस्ट्रीज की पहचान जो है वो खत्म ही हो गई, बिकॉज नो बडी पैट्रोनेजेड और नो बडी गेव पैट्रोनेज टू दीज इंडस्ट्री, एंड धीरे धीरे ये जो इंडस्ट्रीज है इनका एक डिक्लाइन हुआ। और उस चीज का जो आउटकम है, दैट आउटकम वाज अनएम्प्लॉयमेंट एंड द रूरल डिस्ट्रेस coupled with extreme poverty। ठीक, कुछ कुछ इंडस्ट्रीज जो है वो विजिबल थी 1947 तक, जो ब्रिटिश ने, जहां पे ब्रिटिश ने इन्वेस्ट किया था, वो इंडस्ट्रीज जो है गिने चुने इंडस्ट्रीज, जिसमें आयरन स्टील इंडस्ट्रीज, रेलवे जैसी इंडस्ट्रीज जो है वो थोड़ा सा आपको नजर आती थी। और ये वो इंडस्ट्रीज थी जिनमें ब्रिटिश का एक सेल्फ इंटरेस्ट था। फॉर एग्जाम्पल आप रेलवेज देखेंगे, रेलवेज का आगाज जो है 1853 में, जो सबसे पहली रेलवे लाइन जो है बॉम्बे टू थाने तक चली गई 1853 में। वाई ब्रिटिश वर इंटरेस्टेड इन रेलवेज, बिकॉज रेलवेज से क्या हुआ, रेलवेज कोने कोने तक पहुंच गई थी, और उस चीज से ब्रिटिश को एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल में काफी फैसिलिटेट और ईज आउट हुआ था। दे वर नाउ in a position to export the raw material from the hinterland or mainland India to the ports। और वहां से जो रॉ मटेरियल है वो आप ग्रेट ब्रिटेन जो है वहां तक आप ले जाते थे, और उसी रॉ मटेरियल से आप फिनिश्ड प्रोडक्ट वापस इंडिया में बेचते थे। ठीक, दिस वाज द सिनेरियो ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। जहां तक फॉरेन ट्रेड की बात की जाती है, इंडिया जो है, इंडिया को पहले ड्यूरिंग द बिफोर द एडवेंट ऑफ ब्रिटेन इन इंडिया वाज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग नेशंस सिंस एंशिएंट टाइम्स इमोरियल। वर्ल्ड ट्रेड में इंडिया का कंट्रीब्यूशन जो था वो बहुत ज्यादा था। इंडिया कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड ट्रेड वाज इन, हम 1700 की बात करते हैं, यहाँ पे अराउंड 23% वर्ल्ड ट्रेड में इंडिया कंट्रीब्यूट कर रहा था, और ये आते 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 तो 3.8% के आसपास नीचे आ गया। ठीक, देन ब्रिटेन ने एक और काम किया, उन्होंने बहुत सारी जो रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसीज
जो इकोनॉमी में हम पढ़ते हैं, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में हम पढ़ेंगे रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसीज जो है वो अपनाई थी, यानी कि जो टैरिफ्स एंड कस्टम ड्यूटीज वगैरह जो हम पढ़ते हैं, वो जो इंडिया जो एक्सपोर्ट कर रहा था प्रोडक्ट्स तो अदर फॉरेन कंट्रीज, उन पे ज्यादा टैरिफ या कस्टम ड्यूटी लगाई जाती थी। और जो ब्रिटेन के जो प्रोडक्ट्स थे, जो यहाँ ब्रिटिश इंडिया जो यहाँ प्रोडक्ट्स बनाते थे और जब वो एक्सपोर्ट करते थे, उन पे टैरिफ्स और टैरिफ्स एंड कस्टम ड्यूटी जो है वो लोअर रेट्स पे थे। दैट मीन्स जब यही प्रोडक्ट्स बाहर मार्केट में जाते थे, ब्रिटेन ब्रिटिश इंडिया का जो प्रोडक्ट था दैट वाज वेरी कॉस्ट इफेक्टिव, और इंडिया का जो प्रोडक्ट था वो काफी कॉस्टली वहां मिलता था। और उस चीज ने भी इंडिया के जो इंडिजिनस इंडस्ट्रीज जो थी उसको एक डाउनफॉल में लाया। ठीक, और कुछ इसेंशियल कमोडिटीज में जैसे कि फूड ग्रेन्स, केरोसिन, क्लोथ्स, वहां एक्यूट स्कैर्सिटी जो डोमेस्टिक मार्केट में थी वो भी देखने को मिलती थी। देन इसके बाद अगर हम 1947 की बात करते हैं, उस टाइम जो अगर हम डेमोग्राफिक ट्रेंड की बात करेंगे, डेमोग्राफिक ट्रेंड में अगर हम ये देखेंगे 1947 में जब हमें आज़ादी हासिल की, उस टाइम आप अगर हम देखेंगे लिटरेसी की अगर हम बात करेंगे तो लेस देन 16% लिटरेसी रेट आपको मिलती है। इवन फीमेल्स की बात अगर हम करेंगे इट वाज अबाउट 7%। ठीक, देन कुछ हेल्थ इंडिकेटर्स की अगर हम बात करेंगे जिसमें इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, या हम कहते हैं अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट, ये बहुत ज्यादा खराब थे। ठीक, देन अगर हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करेंगे, लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो थी वो उस टाइम अराउंड 32 ईयर्स थी। और यही चीजें अगर हम आज हम देखते हैं, अगर हम इसको हम कंपेयर करेंगे, इन्हीं इंडिकेटर्स को अगर हम बाद में कंपेयर करते हैं, किस तरह लिटरेसी रेट जो है, किस तरह लिटरेसी रेट आज की डेट में ऑलमोस्ट 70% है, और किस तरह अगर आप लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी अगर आप देखेंगे तो वो ऑलमोस्ट 70 है। ठीक, इसी तरह हेल्थ इंडिकेटर्स वो भी किस तरह धीरे धीरे हमने इम्प्रोवाइजेशन की। देन ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करेंगे, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का मतलब ये है इट इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग पर्संस अक्रॉस डिफरेंट इंडस्ट्रीज एंड सेक्टर्स, यानी कि जो सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी है उसमें अगर आप देखेंगे कोई सर्विस सेक्टर है, देन प्राइमरी सेक्टर है, प्राइमरी और एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर उसको बोलते हैं, सेकेंडरी और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, देन टर्शरी और सर्विस सेक्टर है। तो इट्स ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का ये मतलब है कि इन सेक्टर्स में किस सेक्टर में किस रेशो में जो वर्किंग पर्सन है वो काम करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे सबसे ज्यादा उस टाइम 1947 में सबसे ज्यादा मेन फोर्स जो था वो था एग्रीकल्चर सेक्टर में। एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूटेड अराउंड 70 to 75%। ठीक, और मैन्युफैक्चरिंग में अगर हम देखेंगे 1947 में अगर हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में देखेंगे उसमें 10% और सर्विस सेक्टर में 15 to 20%। ये था ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। देन इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर आप देखेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको वही चीजें मिलेंगी जो ब्रिटिश ने यहाँ पे डेवलप किया था, और वही चीजें आपको मिलेंगी जो उनके मफाद के लिए इंपॉर्टेंट थी। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने अगर रेलवेज डेवलप की, रेलवेज का एक अहम कारण था ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम मेन लैंड इंडिया टू द पोर्ट्स, जहां से फिर वो बाय शिप्स के सहारे वो अपनी पेरेंट कंट्री जो है ग्रेट ब्रिटेन में ट्रांसपोर्ट करते थे। देन पोस्टल सर्विसेज में उन्होंने थोड़ा सा यहाँ पे काम किया, या टेलीग्राफ में यहाँ पे उन्होंने काम किया। ठीक, नाउ रैशनल ऑफ
द इकोनॉमिक प्लानिंग है। ठीक, 4 चीजें हमें जहन में रखनी है जहां तक हम रैशनल की बात करेंगे। वो है नंबर 1 सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस, सोशल जस्टिस का मतलब ये है कि देयर शुड बी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। देयर शुड बी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। जब 1947 की बात करते हैं, जो रिसोर्सेज थे, द रिसोर्सेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वाज अनइक्वल। और ये चीज आगे कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ जो है, वो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ कुछ गिने चुने लोगों और सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन तक महदूद ना रहे, इस चीज के लिए हमने प्लानिंग में एक इंपॉर्टेंट रैशनल ये रखा कि देयर शुड बी सोशल जस्टिस। नंबर 2, सेकंड जो है वो है मार्केट फेलियर। मार्केट फेलियर, इंडिपेंडेंस के टाइम पे जो हमारे इंडियन प्लानर्स थे, उन्होंने ये फील किया कि मार्केट पे अगर हम अपनी इकोनॉमी पे मार्केट पे अगर हम इकोनॉमी को खुला छोड़ेंगे, इट इज बाउंड टू इट इज बाउंड टू गेट फेल्ड। क्योंकि उस टाइम देखा गया था जो वेस्टर्न इकोनॉमीज थी, जो वेस्टर्न इकोनॉमीज जो थी, जिन्होंने मार्केट फोर्सेस पे अपनी इकोनॉमी को चलाया था, मार्केट फोर्सेस पे अपनी इकोनॉमी को चलाया था, वहां की इकोनॉमी जो है उसमें वहां की जो इकोनॉमी जो है वो कोलैप्स हो रही थी। उसमें एक टिपिकल एग्जाम्पल उस पीरियड में आपको यूएस नजर आएगा। यूएस वाज वर्किंग ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट फोर्सेस। ठीक, फिर उसके बाद वहां पे जेएम कीन्स ने अपनी कीनेसियन प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमी वहां अडॉप्ट की और थोड़ा सा वहां इकोनॉमी जो है वो रिकवर होगी। बट इंडियन प्लानर्स बिफोर स्टार्टिंग the planning process, before starting the economy, they had studied the experience of the western countries, जहाँ पे ये मार्केट फोर्सेस पे इकोनॉमी को छोड़ा गया था और वहाँ के रिजल्ट्स को उन्होंने अच्छे तरीके से पढ़ा था। और एंड दे फेल्ट दैट वी shall not leave our economy purely on the मार्केट फोर्सेस। मार्केट फोर्स यानी कि उन्होंने एडवोकेट किया दैट स्टेट had come to regulate the economy. This is market failure. Then third is failure of trickle down theory. इस पीरियड में देखा गया था कि जो थर्ड वर्ल्ड नेशंस है, वहां पे ये एक कॉन्सेप्ट था कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है, इकोनॉमिक ग्रोथ जो है, दैट इज सफिशिएंट टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। लेकिन अक्सर देखा गया था कि जो थ्योरी ऑफ ट्रिकल डाउन है, इसमें ग्रोथ जो है उसके जो फ्रूट्स जो है वो नीचे के सेक्शंस तक, यानी कि सोसाइटी में जो पुअरेस्ट स्ट्रेटा है, सोसाइटी में जो पुअरेस्ट स्ट्रेटा ऑफ सेक्शन है, जो लोग रहते हैं, उन तक उस ग्रोथ के फ्रूट्स कभी पहुंच नहीं पाते थे। सो यहाँ पे हमारे प्लानर्स जो थे, उन्होंने एडवोकेट किया दैट स्टेट हैज टू प्ले a dominant role
role in eradication of poverty, because poverty was one of the very important characteristic of the Indian economy at the time of independence. यानी कि इंडिपेंडेंस के टाइम पे मैसिव स्केल पॉवर्टी हम फेस कर रहे थे, और इंडिपेंडेंस के टाइम पे लोगों की एक्सपेक्टेशंस भी बहुत ज्यादा थी कि किस तरह इंडियन प्लानर जो है पॉवर्टी को इरेडिकेट करने जाएंगे। तो यहाँ पे प्लानर्स ने ये एडवोकेट किया कि स्टेट विल eradicate the state will eradicate poverty through planning से कैसे? by directing anti poverty programs जब हम आगे देखेंगे, हम देखेंगे किस तरह 5 ईयर प्लान्स में स्टेट ने किस तरह बहुत सारे एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स लॉन्च किए, और जिसकी वजह से पॉवर्टी को हमने टारगेट किया। सो दिस वाज फेलियर ऑफ ट्रिकल डाउन थ्योरी। और फेलियर ऑफ ट्रिकल डाउन थ्योरी ये ज्यादा हमें मिलता है जब हम मार्केट बेस्ड इकोनॉमी में हम नजर मारते हैं। वहां पे ग्रोथ आपको मिल जाती है, वहां पे ये आप एक चीज याद रखिएगा, वहां पे ग्रोथ आपको मिल जाएगी, ग्रोथ इज वेरी हाई, ग्रोथ बढ़ती जाती है, लेकिन उस ग्रोथ की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट और पुअर्टी पे ज्यादा असर आपको नजर नहीं मिलती है। देन थर्ड इज, लास्ट वन इज रिसोर्स मोबिलाइजेशन एंड एलोकेशन, यानी कि रिसोर्स मोबिलाइजेशन एंड एलोकेशन। इंडिपेंडेंस के टाइम पे जब हम देखते हैं, इंडिया हैड फेस्ड और इंडिया डिड फेस मैसिव रिसोर्स कॉन्स्ट्रेंट्स, मैसिव रिसोर्स कॉन्स्ट्रेंट्स। और इस चीज, क्योंकि आपने अभी हमने सबसे पहले जब हमने शुरुआत के जो स्लाइड्स में हमने देखा कि किस तरह ग्रेट ब्रिटेन ने यहाँ के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया था और किस तरह यहाँ के रिसोर्स को ड्रेन करके ग्रेट ब्रिटेन में ले गए थे। ठीक, सो यहाँ पे इंडिपेंडेंस के टाइम पे 1947 के टाइम पे रिसोर्सेज कॉन्स्ट्रेंट्स थे, और अब जितने भी रिसोर्सेज थे वो हमने जुडिशियसली उनको यूज करना था। एंड जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज इज ओनली पॉसिबल इफ स्टेट विल कंट्रोल देम, Hence स्टेट की इन्वॉल्वमेंट थ्रू द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग इन रिसोर्सेज जो है, जो स्केर्स रिसोर्सेज जिनको हम कहते हैं, स्केर्स रिसोर्सेज को जुडिशियसली इस्तेमाल किया जाए। सो दीज वर द रैशनल ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग जब हम इंडियन प्लानिंग की बात करेंगे। सो देयर वर important 4 rationale for planning, that is 1 social justice, 2nd market failure, 3rd failure of trickle down theory, 4th resource mobilization and allocation. Then features of Indian planning क्या है? फीचर्स ऑफ इंडियन प्लानिंग क्या है? जब हम फीचर्स की बात करेंगे तो सबसे पहला फीचर जो है वो है आपका, द प्लानिंग इन इंडिया इज ऑफ इंडिकेटिव इन नेचर। इंडिकेटिव का मतलब यह है कि कोई थ्रस्ट नहीं है, जिस तरह सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट कंट्रीज में पाया जाता है, या अर्स्टवाइल यूएसएसआर में, या ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज और ईस्टर्न यूरोपियन इकोनॉमीज में ये पाया गया था कि देयर वाज थ्रस्ट और देयर वाज बर्डन ऑफ कंपल्शन ऑन द प्लानिंग कि ये चीज करनी है, ये चीज नहीं करनी है, यही चीज बनानी है, ये चीज नहीं बनानी है, या ये चीज इतनी क्वांटिटीज में बनानी है, ये चीज इतनी क्वांटिटीज में बनानी है। इस तरह की कोई प्लानिंग में हमारी कंट्री में इस तरह की कोई
कोई फोर्सफुल और थ्रस्ट नहीं था. It was just mere an indicative. There was a direction from the state. State was guiding behind in reaching the targets or the objectives. This was first. Second, Indian planning had the key attributes of socialism. इसका मतलब क्या है कि जब हमने प्लानिंग स्टार्ट की और जब हमने अपनी इकोनॉमी को स्टार्ट किया, उस टाइम हमारे पास देयर वर टू विजिबल मॉडल्स ऑफ इकोनॉमी. वन वाज कैपिटलिस्टिक मॉडल एंड सेकंड वाज सोशलिस्टिक मॉडल. ठीक, सो कैपिटलिस्टिक मॉडल वाज मेनली बेस्ड ऑन द मार्केट फोर्सेस एंड सोशलिस्टिक मॉडल जो थी दैट वाज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट द ओनरशिप ऑफ द रिसोर्सेज would lie in the hands of the state. Would lie in the hands of state. और हमारी इकोनॉमी में, और जब हमने अपनी इकोनॉमी को स्टार्ट किया, हमारी इकोनॉमी में हमने क्या किया, हमने एक अपना एक यूनिक मॉडल और sui generis मॉडल अडॉप्ट किया. वी डिड अडॉप्ट आवर ओन मॉडल ऑफ इकोनॉमी दैट इज नोन एज मिक्सड इकोनॉमी, और जिसमें हमने बोथ चाहे कैपिटलिस्टिक मॉडल या सोशलिस्टिक मॉडल के बेस्ट फीचर्स को मिला के हमने अपनी मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल अडॉप्ट किया. और उसी में आपको लगेगा कि एक एट्रीब्यूट जो था, एक फीचर जो था, वो था सोशलिज्म. यानी कि यहाँ पे जो रिसोर्सेज जो है उनका जो ओनर है और ओनरशिप जो है दैट लाइज इन द हैंड्स ऑफ स्टेट. और यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे इम्पोर्टेंट जो प्रायोरिटी थी that was on equity. Then another is मिक्सड इकोनॉमिक पाथ. अभी हमने डिस्कस किया कि किस तरह हमने इंडियन प्लानिंग में मिक्सड इकोनॉमिक पाथ हमने अडॉप्ट किया और मिक्सड इकोनॉमिक मॉडल हमने अडॉप्ट किया. जो हमने 48 में हमने इंडिया अडॉप्टेड मिक्सड इकोनॉमिक सिस्टम और मॉडल. ये अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है कि इंडिया ने कब मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल अडॉप्ट किया. दैट वाज इन 1948. ये याद रखिएगा, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है. इसको हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे व्हेन वी विल स्टडी द इकोनॉमी एंड इट इज टाइप्स. देन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द our lecture will be the key objectives of planning in India. So what were the key objectives of planning in India? So number one was economic growth. So growth in terms of economic growth क्या? So economic growth, what does economic growth means? Economic growth means increase in GDP. GDP का मतलब क्या है? So gross domestic product, or we can say increase in the production of goods and services in a particular period, और वी कैन से जनरली हम एक साल के रेफरेंस में देखते हैं कि एक साल में कितने गुड्स एंड सर्विसेज का जो आउटपुट है वो बढ़ गया, और उसी से आप इकोनॉमिक ग्रोथ को मेजर करते हैं. ठीक, इंक्रीज इन द आउटफ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी, दैट इज नोन एज इकोनॉमिक ग्रोथ. ठीक, दैट्स अ ब्रॉडर सेंस ऑफ मीनिंग ऑफ द ग्रोथ. ठीक, बट अगर हम देखेंगे इन रियल सेंस में, अगर हम देखेंगे कि क्या इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो वाकई ही फ्रूटफुल है या नहीं, हम देखते हैं पर कैपिटा जीडीपी. यानी कि जीडीपी टोटल जीडीपी, आपकी एक कंट्री का टोटल जीडीपी और उस कंट्री की टोटल पॉपुलेशन. यानी कि ये अगर आपकी पॉपुलेशन
बढ़ती जाएगी। यहां से अगर आपका पर कैपिटा जीडीपी बढ़ेगा भी, दैट विल बी वेरी इनइफेक्टिव अनलेस एंड अनटिल आपकी पॉपुलेशन या तो स्टेबलाइज हो या पॉपुलेशन कम हो और आपका जीडीपी उस टाइम अगर आपका जीडीपी बढ़ता है, देन ओनली आपका जो पर कैपिटा जीडीपी है वो ज्यादा फ्रूटफुल आपको दिखेगा। ये कॉन्सेप्ट जो है जीडीपी वगैरह जो है, ये हम नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा नेशनल इनकम चैप्टर में इनको हम डिटेल में हम जानने की कोशिश करेंगे। देन सेकंड इज जो इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ का मतलब ये है, इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ का मतलब ये है कि ग्रोथ शुड बी इंक्लूसिव। इंक्लूसिव का मतलब है कि ऑल द सेक्शंस of the society should get benefited from the growth process। चाहे आपका एससी हो, एसटी हो, वुमेन हो, ओबीसी हो, दलित हो, ठीक, जितने भी स्ट्रेटास सोसाइटी में है, दे शुड गेट बेनिफिटेड फ्रॉम द ग्रोथ और फ्रूट्स ऑफ द ग्रोथ। देन सस्टेनेबल का मतलब ये है कि जो आप रिसोर्सेज, जिन रिसोर्सेज का आप यूज करते हैं, we have to keep, while using these resources, we have to keep the future generation in mind। We should use our resources very judiciously so that our future generation may not suffer। That is inclusive and sustainable growth। Then another key objective of planning in India is removal of unemployment। This was a very important characteristic feature at the time of independence। We suffered from a massive scale of unemployment, and our freedom fighters had promised that after independence we will strive for the removal of unemployment। So another key feature or key objective of planning was how to remove unemployment। Then reduction of income inequalities। जब हम इंडिपेंडेंस की बात करते हैं, इंडिपेंडेंस के टाइम पे जब हम बात करते हैं, तो उस टाइम हम देखते हैं कि इनकम जो थी या वेल्थ जो थी, वेल्थ वाज कंसंट्रेटेड, द वेल्थ वाज कंसंट्रेटेड इन द सिलेक्टेड हैंड्स ऑफ फ्यू पीपल। यानी कि गिने चुने लोगों के हाथों में ये जो वेल्थ थी वो कंसंट्रेट थी, और जो आपकी गैप जो थी, यानी कि गैप बिटवीन रिच एंड पुअर, it was very wide। We can say 5% of wealth was concentrated in the hands of 95% of the population, and 95% of wealth was concentrated in the 5% of population। So इस चीज को हम कहते हैं इनकम इनइक्वालिटी। और इस इनइक्वालिटी को किस तरह इमीडिएटली आफ्टर इंडिपेंडेंस हम रिड्यूस करेंगे, इस गैप को किस तरह हम रिड्यूस करेंगे, दैट्स नोन एज रिडक्शन ऑफ इनकम inequality। Then second, another objective of the planning in India was, another objective of the planning was removal or elimination of poverty। ये भी एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर रहता है जब हम इंडिपेंडेंस इंडिया की इकोनॉमी को पढ़ते हैं। यानी कि देयर वाज मैसिव स्केल ऑफ पॉवर्टी, एंड लोगों की एक्सपेक्टेशन थी, पीपल्स एक्सपेक्टेशन वाज कि किस तरह इमीडिएटली आफ्टर इंडिपेंडेंस गरीबी को कैसे हटाया जाए और गरीबी को किस तरह कम किया जाए। सो प्लानर्स ने ये जानबूझ के ये लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स में इस चीज को डाला। देन अनदर इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव वाज सेल्फ रिलायंस।
सेल्फ रिलायंस का मतलब यह है कि आत्मनिर्भर, यानी कि हम वो हर कोई चीज अपनी कंट्री में बनाएंगे जिससे हमें ज्यादा से ज्यादा डिपेंडेंसी फॉरेन कंट्रीज पे ना रहे, क्योंकि ताजा ताजा हमने आजादी हासिल की और हम ये नहीं चाहते थे कि इंडिपेंडेंस के बाद भी हम फॉरेन कंट्रीज पे किसी भी चीज के लिए ज्यादा से ज्यादा डिपेंडेंट रहे। देन अनदर important objective was technological advancement। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, टेक्नोलॉजिकली अगर हम देखेंगे 1947 तक, अगर हम 1947 की जब हम सिचुएशन एनालाइज करते हैं, इंडिया वाज टेक्नोलॉजिकली वेरी बैकवर्ड। चाहे हम एग्रीकल्चर की बात करें, चाहे इंडस्ट्रीज की बात करें या किसी और सेक्टर की बात करें, जहां तक टेक्नोलॉजी की बात आती है वी वर लैकिंग इन मॉडर्न टेक्नोलॉजी। इवन एग्रीकल्चर में अगर हम देखेंगे, देयर वाज लैक ऑफ modernization, there was lack of modernization. That is the result why agricultural output was very low at the time of independence, even at the time of independence। और इनफैक्ट इंडिया में जब एग्रीकल्चर की जब हम देखते हैं, स्पेसिफिकली एग्रीकल्चर की हम बात जब हम करते हैं, तो एग्रीकल्चर में हम देखते हैं कि इट कंट्रीब्यूटेड more than 50% of GDP and 80% of population was dependent on agriculture, ठीक। but technologically we still used backward technology। हमारे पास मॉडर्न थ्रेशर्स नहीं थे, हमारे पास मॉडर्न हार्वेस्टर्स नहीं थे, हमारे पास मॉडर्न सीड टेक्नोलॉजी नहीं थी, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो दिस इज टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, ठीक। देन so these were the objectives of planning in India। so mainly जो हमारे objectives रहते हैं, जो हम 5 year plans को जब हम आगे पढ़ेंगे, एक एक 5 year plans को जब हम डिटेल्स में पढ़ेंगे, उसमें हम देखेंगे मोर और लेस जो objectives थे वो सेम रहे, मोर और लेस objectives जो थे वो सेम रहे। ये लॉन्ग टर्म objectives होते हैं। जो लॉन्ग टर्म objectives हैं वो हर प्लान में आपको यूनिफॉर्म देखेंगे। फिर शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स प्लान वेरी होते थे। शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव जो है वो फ्रॉम प्लान टू प्लान और एज पर द सिचुएशन, एज पर द डिमांड, एज पर द जो उस पर्टिकुलर प्लान में हमारी जो एज ए कंट्री हम फेस कर रहे थे, उसमें जो शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव जो है वो कुछ हमें थोड़े से उसमें चेंज नजर आई। बट लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव चाहे ग्रोथ थी, चाहे रिमूवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट थी, चाहे रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटीज, चाहे मॉडर्नाइजेशन, चाहे सेल्फ रिलायंस, चाहे पॉवर्टी एलिमिनेशन, चाहे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, ये सारे सेम रहे। सो दीज आर द की ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग। दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो कल हम इस लेक्चर का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे, और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो नीचे कमेंट्स में अपने कमेंट्स से हमें बताइए, और प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर कश्मीर सिविल सर्विस एकेडमी यूट्यूब चैनल।